बचपन में जब भी आप अपनी दादी और नानी के घर गए होंगे, दादी और नानी के चेहरे पर हाथ पर बने हुए वो ग्रीन कलर के टैटू आपने ज़रूर देखे होंगे और पूछा भी होगा कि ये क्या बनवा रखा है। उस वक्त वो ओल्ड फैशन थी, लेकिन अब वही टैटू, ग्रीन नहीं, अब तो कलर कलर के टैटू बनते हैं, थोड़े ट्रेंडी, थोड़े फंकी स्टाइल में वापस आए हैं। और अब हर यंगस्टर, मैं तो कहती हूँ हर एज के लोगों के हाथ के चेहरे पर, ना सिर्फ हाथ और चेहरे पर, बॉडी पार्ट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर टैटू देखने मिलते हैं। नवरात्रि में तो आपने देखा होगा कहाँ कहाँ खूबसूरत टैटू के साथ लड़कियाँ और लड़के गरबा घूमते हैं। टैटू अब एक स्टाइल बन गया है, एक फंकी स्टाइल बन गया है। अगर आपको ट्रेंडी दिखना है तो टैटू ज़रूर करवाना है, और इसलिए हर एज के लोग अब टैटू करवाते हैं। बड़ौदा शहर वैसी कला की नगरी है, आर्टिस्ट यहाँ हर क्षेत्र में मिलते हैं, और ऐसे ही टैटू के क्षेत्र में भी एक आर्टिस्ट है, और आज उनको ही आपसे मिलवाने वाली हूँ। आज मैं आई हूँ सुमा तालाब पर, इंकास्त्र स्टूडियो पर, जहाँ तरह तरह के टैटू बनते हैं। बड़ौदा यानी कला की नगरी, और यहाँ हर क्षेत्र के कलाकार आपको देखने मिलेंगे। ऐसे ही एक आर्टिस्ट है, बड़ौदा शहर के प्रसिद्ध तस्वीरकार है मधु खेरे। आपने नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं, और उन्हीं के बेटे हैं ईशान खेरे, जो टैटू आर्टिस्ट है। और बड़ौदा में अब उन्होंने भी टैटू करते करते इंटरनेशनल स्तर पर अपना नाम बना लिया है। ईशान मेरे साथ है। ईशान से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो ट्रेंड है वो अब कितना ज़्यादा ट्रेंडी होता जा रहा है। ईशान, सबसे पहले तो शुरुआत से शुरू करेंगे। टैटू आर्टिस्ट बनने की सबसे पहले सोच जो थी, कहाँ से आपके मन में आई? जनरली ये स्टार्ट हुआ था एज एन पॉकेट एक्सपेंस की वजह से। मतलब मैं जब फाइन आर्ट्स में स्टडी कर रहा था, तो तब पॉकेट एक्सपेंस निकालने के लिए, कि वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस होते थे, तो वो निकालने के लिए मैंने एक टैटूइंग स्टार्ट किया था। तब सोचा नहीं था कि बीइंग अ प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट मैं यहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करेंगे या कुछ इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट का काम करेंगे। बट समहाउ आईटी कंपनीज में काम किया, एक टाइम स्पेंड किया, बट वो एक फील नहीं आया जो टैटूइंग में मुझे आ रहा था। फिर धीरे धीरे काम करते करते ऐसे हुआ कि मैंने इंडिया के ओवरऑल स्टेट्स में काम किया टैटूइंग में। और फिर सोचा, ये कोविड की वजह से मेरा जॉब जो था वो चला गया था टैटूइंग में। फिर उसके बाद घर पे बैठे थे, क्या करेंगे, कैसे अर्निंग करेंगे। सो थोड़ा सा घर से पुशबैक मिला कि खुद का ही कर ले। तो फिर वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। आज से पिछले 2 साल पहले इंकास्त्रो वहीं से एस्टेब्लिश हुआ, और अभी मेरा टैटू स्टूडियो वैसे ही चल रहा है। और यही मेरा टैटू जर्नी था। 11 साल से मैं टैटूइंग कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग से लेके अब बीइंग अ प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट यहाँ तक मैं एस्टैब्लिश हुआ हूँ। एक तो सबसे पहले मुझे बहुत अट्रैक्ट जो चीज़ कर रही है वो है इंकास्त्र। नाम ही बहुत यूनिक है, क्या है इसके पीछे की कहानी? इंकास्त्र के पीछे का स्टोरी ऐसा है कि जेन्युइनली जो टैटू आर्टिस्ट है या फिर कोई भी आर्टिस्ट है जो इंक के साथ काम कर रहा है, उन लोगों को ऐसा रहता है कि इंक और अस्त्र दोनों का रहता है। आप पेंटर ले लो, फोटोग्राफर ले लो, या कोई भी है जो इंक मीडिया में आप काम कर रहे हैं ना, उसके पास इंक रहता है और एक उनका पर्टिकुलर एक अस्त्र, इन द सेंस उनका वेपन रहता है। तो मैंने उसको कंसीडर किया कि इंक एंड मेरा जो टैटूइंग का मशीन है उसको मिक्स करके नाम बनाया इंकास्त्र। सो पहले मैंने रखा था शाही अस्त्र, तो वो थोड़ा सा एक रॉयलनेस में जा रहा था, तो कोई समझता कि कोई रॉयल फैमिलीज या ऐसा कुछ कंसिडर करेगा। तो फिर उसको मैंने थोड़ा फ्यूजन किया, इंग्लिश और हिंदी का, और इंकास्त्र मैंने किया था नाम। टैटू
को लेकर 2-3 चीज़ों की दुविधाएं होती है। एक तो टैटू का जो डिज़ाइन होता है वो कैसे सिलेक्ट करना, फिर टैटू के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो इंक होती है वो जब पेनिट्रेट होती है काफ़ी दर्द होता है कि नहीं, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग टैटू करवाते हैं। तो मेरे भी मन में ये सवाल ज़रूर है कि कितना दर्द होता है और क्या क्या ध्यान रखना है, क्या टैटू परमानेंट होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको पसंद आ रहा है 2 साल बाद ना पसंद आए, तो उस टैटू का क्या करना है, ये भी ईशान से ज़रूर पूछेंगे। ईशान, सबसे पहले डिज़ाइंस आजकल बहुत खूबसूरत अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ जो कुछ मैसेज भी देते हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं, आप किसी लव्ड वन से प्यार करते हैं, उस तरीके के भी टैटू बनते हैं। तो ये जो डिज़ाइन होता है वो कैसे सेलेक्ट होता है? बेसिकली डिज़ाइनिंग में कैसा होता है कि क्लाइंट जब पहले ओल्ड स्कूल टाइप में ऐसा था कि आर्टिस्ट जो दे रहा है वो ही लेना है, मतलब आर्टिस्ट के पास जो एक थॉट है वही थॉट प्रोसेस, वो थोड़ा सा रिजिड टाइप का तब चल रहा था। और बीच में एक फेज़ आया था जिसमें आप इंटरनेट से आप ले लीजिए ये डिज़ाइन है वो डिज़ाइन है, मतलब तब क्लाइंट को भी ये नहीं पता था कि क्या करना होता है टैटू। अब की जनरेशन जो आई है न्यू स्कूल में, तो वो जो टैटू आर्टिस्ट है वो लिटरली आपको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द थिंग कि जो आप होल लाइफ लेके चलोगे, तो आप जो भी मतलब जो भी डिज़ाइन आप करवा रहे हो तो वो होल टाइम आप कैरी करो और उसके साथ उतना ही आपको प्यार रहे होल लाइफ। और इस तरह से फिर हम लोग पूछते हैं कि आपका डिज़ाइन क्या है। फिर डिज़ाइनिंग में अगर आप कोई डिज़ाइन लेके आए तो उसको हम कंसेप्चुअली हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं आपके एरिया वाइल के, मतलब आपका जो जोन है उस हिसाब से हम लोग उसको डिज़ाइन करके फिर हम आपको फिजिकली प्रेजेंट करते हैं कि इस तरह से दिखेगा आपके हाथ पर या वॉट एवर आपके बॉडी पार्ट पर। इफ़ क्लाइंट इज़ रेडी तो हम लोग फिर उसको आगे लेके जाते हैं परमानेंट टैटू पे। और अब तो बहुत सारे बॉडी अलग अलग पार्ट्स पर बनाए जाते हैं। कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? और अब तो अनयूजुअल पार्ट पर भी बनाए जाते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोगों को शो के लिए मतलब दिखाने के लिए टैटूज करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो पर्सनली खुद के फील के लिए कर रहे होते हैं। सो मतलब वो उनका कुछ पर्सनल रहता है उसका रीज़न, सो उस हिसाब से वो लोग डिज़ाइन करवाते हैं। तो ऐसी कुछ जगह पे जो कराते हैं जिनको दिखाना नहीं है, सिर्फ एक पर्सनल वन के लिए है या खुद का पर्सनल थॉट है वो, तो वो दिखाने के लिए नहीं करते, वो कवर अप रहना चाहिए। तो वो एरिया भी क्लाइंट का खुद का होता है। जनरली हम लोग ऐसे होते हैं कि क्लाइंट को हम लोग पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको शो करना है या आपको कुछ पर्सनलाइज है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग एरिया उन लोगों को दिखाते हैं कि भाई ये एरिया है जो सेफ़ रहेगा, या फिर आपका एक पर्सनल टैटू है जो वो भी आपका कवर हो जाएगा उस हिसाब से। आजकल तो गर्दन पर, कमर पर, सब जगह टैटू बनवाए जाते हैं जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स माने जाते हैं। क्या रिस्की होता है वहाँ बॉडी टैटू बनवाना? नहीं, रिस्की तो नहीं होता, ये डिपेंड करता है टैटू आर्टिस्ट पे, क्योंकि आर्टिस्ट को पता है, क्योंकि आपका कोई भी बॉडी पार्ट है ना, वो आर्टिस्ट को पता है कि उसको कितना प्रेशराइज करके उसको काम करना है। तो अगर आर्टिस्ट वेल एक्सपीरियंस है सो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपका कोई सेंसिटिव बॉडी पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, बॉडी पेन लेवल अलग अलग रहते हैं बॉडी के एरिया वाइज। सो कुछ एरियाज़ ऐसे जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेनफुल रहते हैं और कुछ एरियाज़ है जिसमें आपको शायद से ऐसे भी होगा कि यार मैं सोच के जो आया था ना टैटू करवाने के लिए इतना पेन होगा, तो ऐसा भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं मेरे साथ। जब टैटू का डिज़ाइन फिक्स हो जाता है, बिफोर और आफ्टर क्या आप इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लाइंट्स को कि क्या करना है, क्या ध्यान में रखना है पहले और बाद में? टैटू करने मतलब जब टैटू कंसल्टेशन के लिए जब पहले क्लाइंट आते हैं हमारे पास, तो तभी हम लोग थोड़ा बहुत बता दें कि आप जब टैटू करवाने आओगे, आपका जो अपॉइंटमेंट है उस टाइम पे, सो बिफोर 12 आवर यू हैव टू हाइड्रेटेड योर बॉडी। आपको पानी ज़्यादा पीना है 12 घंटे पहले से। सो क्या होता है कि स्किन में जब इंक पेनिट्रेट करते हैं ना जब, तो वो ईजीली होता है, क्योंकि जब ड्राई स्किन हो जाता है तो वो एक्सट्रीमली मतलब नीडल को हम लोग पेनिट्रेट करवाने में थोड़ा सा मुश्किल ही ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से उनको मतलब क्लाइंट को भी पेन ज़्यादा होता है और हम लोगों को भी दिक्कत होती है। आफ्टर जो रिज़ल्ट है ना, वो रिज़ल्ट भी थोड़ा सा हम लोग जो मतलब क्लाइंट को चाहिए और हमें चाहिए वो नहीं आ सकता। तो हम लोग हाइड्रेशन के लिए बोलते हैं, खाना पीना क्या खाना है आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर टैटूइंग हम लोग खाना पीना क्या खाना है, आपको यूवी रेस से कैसे बचना है, या सनलाइट जिसमें जो बोलते हैं सनलाइट है, वाटर है, जो खट्टा है, ये किस तरह से हम लोगों को बचना है खाने से या अवॉइड करने से, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग रहता है। तो जनरली हम लोग जब कंसल्टेशन करते हैं तभी कंसर्न फॉर्म रहता है, वो कंसर्न फॉर्म हम लोग फिल करवाते हैं। वो कंसर्न फॉर्म में सब हम लोग पूछ लेते हैं कि आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, आप अल्कोहलिक हो या कोई ड्रग एडिक्ट हो, और मतलब कोई मेडिसिन
चल रहा है आपका, उस हिसाब से लाइक हम लोग जैसे ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहे हैं तो जैसे वहाँ पे जैसे पूछते हैं कि भाई आपने कितने महीने पहले आपका मतलब कोई मेडिकल कंडीशन या ये चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा भी सेम वे मेडिकल कंडीशन ही है और वैसे ही हम लोग काउंसिल करते हैं उनसे और फिर आगे फर्दर जाते हैं। सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा प्रोसेस, और अलग अलग डिज़ाइन बनाकर अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर आप भी ट्रेंडी दिख सकते हैं। बहुत आसान अब है और जगह जगह अब तो टैटू लोग बनाते हैं, लेकिन आपको अच्छा टैटू आर्टिस्ट कैसे सिलेक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दुकानें तो हर जगह खुली है लेकिन कितनी रिलायबल है और आपकी बॉडी को हार्म ना करे ये खास देखना होता है। ईशान, ये कैसे हम चॉइस कर सकते हैं कि अच्छा टैटू आर्टिस्ट कौन है? आपका टैटू ख़राब नहीं होगा, आपका बॉडी पार्ट ख़राब नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड कर सकता है एक क्लाइंट? सबसे पहले मैं ये क्लाइंट को ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं पे भी आपने अगर आइडिया लिया है कि आपको टैटू करवाना है, आपको फ्यूचर में या कभी भी आप सोच रहे हो, तो पहले हर एक स्टूडियो में जाइए, देखिए कि आर्टिस्ट का काम क्या है। पहले आर्टिस्ट का काम देखिए, क्योंकि काम पे से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको जो आप सोच के निकले हो वो आपको मिलेगा या नहीं। फिर उसके बाद आर्टिस्ट के साथ आप कंसल्ट कीजिए कि किस तरह से आपको डिज़ाइन चाहिए। अगर वो फुलफ़िल कर रहा है, आफ्टर दैट आप उसके साथ जाइए। और सबसे मेन चीज़ ये है, आप स्टूडियो में जाने के बाद पहले उसका हाइजीन प्रोटोकॉल क्या है ना, वो पहले देखिए। क्योंकि जनरली ये मेरे क्लाइंट के साथ बहुत बार हुआ है कि क्लाइंट्स आते हैं, उनके पुराने वाले नीडल्स लेके आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मेरे पास ये है मेरा पुराना वाला नीडल, तो ये आप मुझे इसमें बना दो और मेरे जो भी पैसे डिडक्ट होते हैं वो कम करके मुझे मेरा टैटू करके दो। और ये सबसे अनहाइजीनिक चीज़ है, ये कभी नहीं होता। जो आपको अगर कोई आर्टिस्ट है तो ये कभी सजेस्ट नहीं करेगा कि आर्टिस्ट कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ये नीडल लेके जाओ और मुझे नेक्स्ट टाइम आओगे तो ये नीडल से ही काम हो जाएगा। सो सबसे पहले ये देख लो कि अगर आपको ये बंदा बोल रहा है कोई भी, तो वो आर्टिस्ट नहीं है, वो सिर्फ काम कर रहा है। तो पहले अवेयर हो जाइए कि उसका हाइजीन प्रोटोकॉल क्या है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कोई डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये सिरिंज लगा के दिया है आपको, ये सिरिंज ले जाओ, नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना तो मुझे ये दे देना, आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। सो पहले हाइजीन प्रोटोकॉल क्या है ना आर्टिस्ट का, वो देखिए सबसे पहले। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट की बात है और ऐसा ना हो कि स्टाइलिश दिखने के चक्कर में आप अपना बॉडी पार्ट ख़राब कर ले, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आती है, हम सोचते हैं कि टैटू बहुत महंगा होता है, तो टैटू की जो प्राइसिंग होती है वो क्या है, वो भी मैं ईशान से ज़रूर पूछूंगी। ईशान, क्या प्राइसिंग रहती है, कैसे इसे आप डिफ़ाइन करते हैं कि छोटा टैटू है उसकी कीमत क्या होती है, और फिर कितने तक का टैटू आप बनाते हैं? जैसे मतलब अगर छोटा टैटू है तो हम लोग इंच पे काउंट करते हैं, पर इंच पे हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो सपोज अगर आपको नाम लिखवाना है तो पर इंच हम लोग काउंट करते हैं। सो सभी आर्टिस्ट के अलग अलग रेट्स रहते हैं, मतलब वो क्या चार्ज करते हैं, मैं क्या चार्ज करूँ, सबका अलग रहता है, बट पर इंच काउंट होता है। यहाँ पे इंडिया में कंसिडरेशन इस तरह से होता है, फॉरेन में पर आवर चार्जेस करते हैं वो लोग। और मैं अगर बड़े टैटूज़ अगर है, कोई फुल स्लीव है या बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट में एक लमसम सेशन कंडीशन में मैं उन लोगों को चार्ज करता हूँ। तो क्योंकि फिर अगर मैं वो इंच पे काउंट करूँगा तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है कि मतलब क्लाइंट को वो चीज़ अफोर्ड भी नहीं होती, उतना हो जाता है। नहीं तो जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रिटीज़ के टैटू किए, वो 1.5-2 लाख तक के भी काम किए हम लोगों ने। सो प्राइसिंग का डिपेंड करता है, आर्टिस्ट ऑन आर्टिस्ट है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो चीप रेट्स में भी करते हैं। तो सेम वे वही है, एक्सपीरियंस मैटर करता है और आर्ट का प्राइस वैल्यू कोई हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। सही बात है। और एज क्या, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी टैटू करवाना चाहते हैं, तो कोई एज लिमिट आप लोग ध्यान रखते हैं? यस, मैं एग्जैक्टली मैं रखता हूँ, क्योंकि जब तक बंदा अगर एडल्ट होता है तब तक हम लोग कंसिडर करते हैं कि अगर वो आफ्टर 18 आए तो बहुत अच्छा है। अगर फिर भी अगर वो बिलो 18 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि आप आपके पेरेंट्स जो है या गार्डियंस जो है उन लोगों का साइन लेके आइए, या तो फिर उनको लेके आइए, फिर हम लोग कंसिडर करेंगे। क्योंकि बिलो 18 वाली बात है, सो दैट करियर है, फिर बॉडी का क्या है उनका, ये सब बॉडी किस तरह से उनका ट्रीट कर रहा है वो हमें पता नहीं रहता। तो हम लोग बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स लेके आइए, फिर हम लोग करते हैं। और नॉर्मली
आफ्टर 18 हम लोग टैटूइंग का किसी को सजेस्ट करते हैं। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि टैटू के बाद कोई बड़ा रिएक्शन भी हो, किसी की बॉडी कुछ अलग रिएक्ट करे, फिर उस चीज़ से कैसे आप डील करते हैं? हाँ, ये चीज़ होती है, बट वो कैसा है कि हम लोग जो आफ्टर केयर बताते हैं ना क्लाइंट को, अगर आप यूज टू नहीं है या तो फिर उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको रिएक्शन होने के चांसेस, और हम लोग बहुत फोर्सफुली बताते हैं कि हम लोग जो बता रहे हैं ना वो ही करना है, उससे आगे मत जाइए। पर कुछ लोग होते हैं कि हाँ ठीक है ना, आर्टिस्ट है, क्या है, इसने बताया हम लोग कर लेंगे, वैसे वो लोग करते हैं। और फिर जब रिएक्शन आता है तो हमें पता चला काइंड ऑफ डॉक्टर है, डॉक्टर आपको पहले ही बताएगा कि भाई ये सिम्टम्स क्यों आए हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि ये चीज़ रिएक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हाइजीन प्रोटोकॉल हमने संभाला है, हम लोगों ने आपको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है पहले से, तो हमें पता है कि कब ये चीज़ होनी है। अगर आपने सुना नहीं है तो फिर आपको आपके साथ ये होना ही होना है। फिर हम लोग उनको बताते हैं मेडिकल कंडीशन में कि आप कोई डॉक्टर को पूछिए, स्किन सर्जन मतलब स्किन स्पेशलिस्ट है, उनसे कंसल्ट कीजिए। फिर उसका कोई भी मतलब एक मेडिसिन प्रोसेस है वो डॉक्टर्स आपको फॉलो करेंगे, फिर उस हिसाब से अब उन्हें फॉलो करना। आफ्टर दैट मतलब 45 डेज बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो टैटू करवाने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए वो तो ज़रूर फॉलो करने हैं ही। एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि आजकल बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के नाम के टैटूज़ बनाए जाते हैं, और हो सकता है आगे चलकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदल जाते हैं, तो क्या टैटू कैंसिल हो सकता है? ईशान, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं क्या कि ये बहुत बार हुआ है। ऐसा दीपिका के साथ ही हुआ कि उन्होंने रणबीर का बना लिया था और फिर रणवीर आ गए? हाँ, ये होता है, या तो फिर उसको रीटच में या तो फिर कुछ डिज़ाइनिंग करके उसको या तो थोड़ा सा मोल्ड कर दो, या फिर कवर अप बेस्ट चीज़ है, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट्स है और प्लास्टिक सर्जरी है, ये सब करके आप रिमूव कर सकते हैं। ये होता है, बहुत बार होता है, और मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं जो ये गलती कर चुके हैं। सो पर्सनल थिंग्स में अगर आप जा रहे हो ना किसी के नाम वाम के साथ, तो थोड़ा सा ठहरिए, समझिए और फिर करवाइए। ये मेरा एडवाइस है इस चीज़ में। तो टैटू करते वक्त ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी ही है। कुछ और बातें भी होगी, लेकिन ईशान अब टैटू कर भी रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। हमारे साथ जूही हैं जो टैटू बनवाने आई हैं। जूही से भी बात करेंगे। जूही, टैटू बनवाना ये आजकल वैसे भी काफ़ी ट्रेंड में माना जाता है, आपको पसंद था? कब से ये सोच रही थी कि मुझे एक टैटू कराना है? मुझे तो टैटू कराना बहुत पसंद है। आई हैव 2 of them already and I am going to get 2 more. So I love art. So big fan of tattoos. तो ये जो डिज़ाइन है वो आपने खुद सेलेक्ट किया है? कैसे सेलेक्ट किया, क्या सोचा, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बनवा रही हैं? हाँ, थोड़ा सा इट इज़ रिलेटेड टू माई बर्थडे, थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर के बेसिस पर है, एंड बस। तो आप पहले भी टैटू बनवा चुके हैं, यानी एक्सपीरियंस है आपको, कोई प्रॉब्लम आती है उसमें? नहीं, मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं आया, बिकॉज जैसे इन्होंने बताया मैंने आफ्टर केयर भी काफ़ी किया था, तो आई डिडंट फेस एनी इश्यूज़। और टैटू बनाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, आप खुद को ही अच्छा महसूस करने लगते हो, कुछ ऐसा भी फील होता है? हाँ, ये बात बहुत सही है, एंड दिस इज़ एक्चुअली द टाइम टू गेट इट, क्योंकि बस साल ख़त्म हो रहा है, तो बस कॉन्फिडेंस। न्यू ईयर की पार्टी के लिए आप बनवा रहे हैं? अरे नहीं, नेक्स्ट ईयर बस अच्छे से कॉन्फिडेंस से सब कुछ हो तो इट्स बेटर। ईशान, ये जो टैटू कर रहे होते हैं उस वक्त कितने कंसंट्रेशन लेवल की ज़रूरत होती है? इसमें टैटूइंग के टाइम पे ना आप जितना फोकस होकर काम करते हो ना, तो सामने वाले का पेन जो है वो भी आप, क्योंकि आपको फील करना होता है, क्योंकि सामने वाले को डैमेज ना हो जाए, उसका स्किन डैमेज ना हो जाए, आपका लाइन है या जो भी आपका फिनिशिंग वर्क जो आप देने वाले हो तो वो ना हो जाए, तो आपको फोकस इसलिए रहना पड़ता है कि जो लेके जाने वाला बंदा वो फॉरएवर रखने वाला है। तो गलती होने की इसमें गुंजाइश 99% ना हो, वैसे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करना पड़ता है इसके साथ। जी, और एक इंटरनेशनल अवार्ड की मैं बात भूल गई थी, इंटरनेशनल अवार्ड भी आपको मिला है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। हाँ, तो
इंटरनेशनल अवार्ड में ऐसा था कि दिसंबर 2, 3 और 4 अरम्बोल बीच पे ये कन्वेंशन हुआ था, इंकेडियन टैटू कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल था। उसमें कुछ 65 प्लस आर्टिस्ट आए थे, नेशनल इंटरनेशनल। कुछ रशिया से थे, कुछ इजराइल से थे, यूके यूएसए काइंड ऑफ, वैसे न्यूजीलैंड के थे। तो ऐसे जो आर्टिस्ट थे वो उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग इंकास्त्र और मतलब मेरा स्टूडियो में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और मुझे जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड मिला है कोलैबोरेशन कैटेगरी में, फर्स्ट प्राइज़ आया है मुझे। और सेकंड रनर अप मतलब फर्स्ट रनर अप आया मेरा कार्टून कैटेगरी में, टैटूइंग में। क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की खुद की आर्ट स्टाइल्स होती है, तो उस हिसाब से उन लोगों ने एक कैटेगरीज बनाई थी। और जजिंग पैनल में भी इंडिया के और इंटरनेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट हैं, जो वेल नोन आर्टिस्ट हैं, वो लोग पैनल में थे। उन लोगों ने जज किया और उसमें मैं विन होके आया था। वडोदरा शहर को इंटरनेशनल लेवल पर वडोदरा का नाम रोशन करने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और उन्हीं में से अब ईशान खेरे का नाम भी है। और क्यों ना हो, जब मधु खेरे जैसे आर्टिस्ट के बेटे होते हैं तो अपने आप कुछ कला आ जाती है, और वो जो पैशन होता है कलाकारों के लिए वो ईशान में देखने मिल रहा है। अपना आर्ट जो है उसे पैशन के साथ कैसे अप्लाई करना है वो आज हमने ईशान से जाना। और सुमा तालाब पर इंकास्त्र टैटू स्टूडियो है, विज़िट ज़रूर करें। बनवाना ना बनवाना अब वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें टैटू से जुड़ी हुई हम आज आप तक लेकर आए हैं। वीएनएम के ज़रिए आप ये प्रसारण देख रहे हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीएनएम की हर गतिविधि आपको पता ही है ऐसी होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो, जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर आप वीएनएम को 24 घंटे लगातार देखते हमेशा रहिए। इसी तरीके की चीज़ें आपको वीएनएम पर देखने मिलेगी। नमस्कार।